गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर थर्ड। तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ एल्कीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़े थे हमने? डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो हमने स्टडी किया था डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, ये दो मेथड्स तो हमने स्टडी किए थे। अभी हॉफमैन एलिमिनेशन हमने पढ़ना है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म पढ़ा था हमने। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? वो E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। देन हमने पढ़ा था ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजनेशन। ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। जो स्टेबल एल्कीन होगी दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था सेडजेफ रूल। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। देन हमने स्टडी किया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मैकेनिज्म फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मैकेनिज्म इज E1 मैकेनिज्म। ठीक है, rate of reaction depends upon the formation of carbocation because that is the slow process। और E1 रिएक्शन है तो इसका मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो रेट जो है वो किसी एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा, और वो चीज़ कौन सी है? कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पर। और जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ईजिली एल्कीन बनेगा। ठीक है, वो ही एल्कीन क्या होगा? स्टेबल होगा और मेजर होगा। ठीक है, नाउ एविडेंसेस पढ़ रहे थे हम। एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द मैकेनिज्म मींस कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि कौन सा एल्कोहल ईजिली डिहाइड्रेशन शो करेगा। तो टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी में से टर्शरी शो करता है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटायन बनाता है जो कि स्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टडी किया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो एल्कीन बनता है वो किस पे डिपेंड करता है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो हम एल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं फ्रॉम लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी टू सेकेंडरी बनाया था और एल्काइल शिफ्ट में हमने सेकेंडरी टू टर्शरी बनाया था। ठीक है, तो अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है रीजियो सिलेक्टिविटी, मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन में आपके पास जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेजर होता है, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो रीअरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता। इसमें कार्बोकेटायन तो सेम ही रहता है, वो डिपेंड किस पे करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, मींस वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब रीजियो सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? माइनर, या फिर एक प्रोडक्ट ही बनेगा दूसरा नहीं बनेगा। ऐसा में ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो हमारे पास मान लो ये वाला एल्कोहल है, हमने डिहाइड्रेशन करनी है। ये कैसा एल्कोहल है? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब आपको पता है कि डिहाइड्रेशन का फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है? कि प्रोटोन कहाँ अटैक करता है? OH पर, फिर H2O पॉजिटिव बाहर जाता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन आता है। अब आपको पता है जिस कार्बन के पास OH है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, फिर उसके साथ वाले कार्बन से क्या जाता है? हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैकेनिज्म देख लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोन अटैक करता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन पर। जब यहाँ पे प्रोटोन अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O पॉजिटिव बन जाएगा। ये आपको मैंने बोला था कि H2O पॉजिटिव इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो फिर क्या होगा उसके बाद? ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये कैसा हो गया?
न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा बन गया, सेकेंडरी। अगर आप सोचते हो कि चलो हम हाइड्राइड शिफ्ट भी करा देते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन आप इधर शिफ्ट करा दोगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। वो भी कैसा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इससे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड नहीं करता है जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं और रीजियो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो बीटा कार्बन्स है वो दोनों डिफरेंट है। एक साइड क्या है CH3, एक साइड क्या है CH2, ठीक है। उसके साथ क्या लगा है CH3। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, देख लेते हैं हम कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। ए पॉसिबिलिटी तो है अगर आप इधर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हो, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, इसका पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, ये H फिर H पॉजिटिव बन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो H3O पॉजिटिव बाहर निकल गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों कार्बन्स के बीच में, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब यहाँ पर B वाले में क्या होगा, बी की पॉसिबिलिटी ये है, या ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा। जब ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन कैसा हो गया, न्यूट्रल, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये H पॉजिटिव बन के H2O से कंबाइन हो जाएगा। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब मेजर कौन सी होगी, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ही क्या होगी, मेजर होगी। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है। तो मीन्स रीजियो सिलेक्टिविटी इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो रीजियो सिलेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि रीजियो सिलेक्टिविटी और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या डिफरेंस है, ओरिएंटेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये तो 3 फैक्टर्स थे जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये आपने समझने हैं अच्छे से, ठीक है। नाउ लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो लास्ट मेथड कौन सा है प्रिपरेशन का एल्कीन्स का, पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब नाम से क्या पता चल रहा है, पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स, ठीक है। अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम का मतलब होता है नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोक्साइड मतलब उसके साथ OH नेगेटिव, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन। पायरोलिसिस मतलब आपने हीटिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो व्हेन टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज heated strongly, it undergoes elimination reaction to give alkene, ठीक है। हीट करना है हमने, पायरोलिसिस मतलब हीटिंग देनी है हमने। अब किसको हीट करना है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो इधर रिएक्शन जो है, रिएक्शन क्या है आपने देखना है ध्यान से। ये देखो, ये मैंने क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा जब उसके 4 बॉन्ड्स होंगे, और OH नेगेटिव, ठीक है। क्वाटरनरी तो ये हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। जब हम इसे हीट करेंगे तो आपने याद रखना है कि टर्शियरी अमीन तो बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, NCH3 CH3 CH3, ठीक है। और ये वाला एक ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, इसका हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अभी मैकेनिज्म समझेंगे हम, ठीक है। प्लस साथ में क्या एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। अब ये हो कैसे रहा है ये सब प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन कैसे रहा है, ठीक है। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता किससे है, अमीन से बनता है, ठीक है। जब आप अमीन को ट्रीट करते हो विद CH3I, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, विद मिथाइल आयोडाइड। अब आपको पता है कि मिथाइल आयोडाइड में I एज आई नेगेटिव की तरह एग्जिस्ट करता है और ये पॉजिटिव की तरह, क्योंकि दोनों में कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है। तो CH3 और I है हमारे पास, तो ये कैसा होता है, ये हमारे पास नेगेटिव की तरह एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास पॉजिटिव की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब ये जब I नेगेटिव बन के बाहर जाएगा, ये CH3 पॉजिटिव रहेगा।
अब इस CH3 पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इस मैकेनिज्म की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये होता कैसे है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ अटैक करेगा? इस CH3 पर। उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास? CH3 CH2 CH2 NH2 तो है आपके पास, ठीक है, एक CH3 और लग जाएगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और इधर I नेगेटिव लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। अब नाइट्रोजन पहले पॉजिटिव था, जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 N लोन पेयर आ गए इसके पास, और H और CH3, ठीक है। अब ये H कहाँ जाएगा? H पॉजिटिव बन के आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और HI बन के बाहर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ HI होगा और ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आपने ये रिएक्शन, यहाँ मैंने 3 मोल्स डाले हैं, मीन्स जब तक कंप्लीट हाइड्रोजन यू कंज्यूम नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन करनी है हमने। तभी हम क्या डालते हैं? एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड डालते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपने देखना है। अब नेक्स्ट जब आप CH3I का मोल डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से सेम रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा CH3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिर से CH3 इन लोन पेयर के साथ अटैक करेगा इन लोन पेयर पे, ठीक है। तब हमारे पास सिर्फ सॉल्ट ही बनेगा, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बन गया। बट आपको क्या चाहिए? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा? हम ऐड करेंगे सिल्वर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सिल्वर के साथ आयोडाइड कंबाइन हो जाएगा, तो AgI बन के बाहर चला गया और आयोडाइड की जगह क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अब क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया। अब मैकेनिज्म क्या बोलता है इसका? कि आपने क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, ये तो क्वाटरनरी अमोनियम है हमारे पास। हाइड्रोक्साइड किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का। तो अब आपको पता है नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन, हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज ना रहे, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो वो टर्शरी अमीन बन के ये तो बाहर हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब आपको पता है हमारे पास OH नेगेटिव एज अ बेस प्रेजेंट है, तो ये बेस क्या करेगा? प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो नेक्स्ट कार्बन वाला हाइड्रोजन इसको अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो मतलब बीटा कार्बन से, नाइट्रोजन जिसके साथ अटैच्ड है वो तो अल्फा, नेक्स्ट जो है वो बीटा, तो बीटा कार्बन से मतलब बीटा हाइड्रोजन जो है वो OH नेगेटिव बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। किस फॉर्म में? H पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि ये अपना बॉन्ड तो इधर शिफ्ट कर रहा है, तो खुद के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो H पॉजिटिव बन के OH नेगेटिव से कंबाइन होके वाटर एलिमिनेट हो गया, और इधर क्या हो गया? यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्कीन बनता है, ये वाटर प्लस टर्शरी अमीन क्या हो जाता है? हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें हमेशा हमारे पास लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। क्या बनता है? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। इसका स्पेसिफिक रीज़न अभी तक नहीं पता है, बट हम मानते हैं कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज OH नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन फ्रॉम लीस्ट हिंडर्ड पोजिशन इन एल्काइल। तो जो OH नेगेटिव आयन है, याद रखना है, OH नेगेटिव आयन कहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? लीस्ट हिंडर्ड पोजीशन से, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि आपने याद रखना है कि जो हॉफमैन एलिमिनेशन है उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, ये तो हमारे पास हमने स्टडी किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स
three methods of preparation. First is dehydrohalogenation of alkyl halide, second is dehydration of alcohol, and third is the pyrolysis of quaternary ammonium hydroxide. अब जो हमने स्टडी करना है वो करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन में हमने स्टडी करना है फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपने स्टेट पता करनी है वो लिक्विड, सॉलिड, गैसेस किस फॉर्म में है. तो सबसे पहले तो जो एक इथाइलिन मॉलिक्यूल है एल्कीन का, जो कि एक्सेप्शनली डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, उसकी स्मेल कैसी होती है, फेंट स्वीट ओडर होती है उसकी, ठीक है. और जबकि ऑल अदर मेंबर्स कलरलेस और ओडरलेस होते हैं, ठीक है. और अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो लोअर मेंबर गैसेस होते हैं, नेक्स्ट 14 हायर मेंबर लिक्विड, उधर उससे ज़्यादा मेंबर हायर मेंबर सॉलिड. तो आपको पता ही है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे वॉन डर वाल इंटरैक्शन बढ़ती है, तो उसकी वजह से फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी. अब आपको पता है एल्कीन कैसे कंपाउंड, कैसे क्या नेचर है एल्कीन का. एल्कीन जो है वो नॉन पोलर होती है, तो वो नॉन पोलर, कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड किसी नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होता है, लाइक जस्ट लाइक डिजॉल्व लाइक. तो जो एल्कीन होते हैं वो किस में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर एक नॉन पोलर वाटर एक पोलर कंपाउंड है, जबकि एल्कीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है. नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट. अब आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट आता है, तो मेल्टिंग पॉइंट में अब आपने कंपेयर करना है ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन को. सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पर, ठीक है. मीन्स क्लोज पैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर पर, ठीक है, कि क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग कैसी है. जितनी ज़्यादा पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी, जितनी फिट पैकिंग होगी, उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. जितनी कम पैकिंग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. तो ट्रांस एल्कीन जो होता है वो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है, ठीक है. जितना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही बेटर फिट होगा क्रिस्टल में, उतनी क्लोज पैकिंग शो करेगा. सिस एल्कीन हमारे पास कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसलिए सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है. अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की. तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास इंटरैक्शंस पर, ठीक है. किस पर डिपेंड करता है, इंटरैक्शंस पर. मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पर, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरैक्शन पर. तो अब आपके पास ट्रांस भी है और सिस मॉलिक्यूल भी है. ट्रांस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, क्योंकि देखो एक डायरेक्शन इस साइड जा रही है तो दूसरी डायरेक्शन इस साइड जा रही है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन. तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़ीरो. जबकि सिस का बहुत कम होता है, बट ट्रांस से क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो सिस ट्यूब्यूटीन का जो डायपोल मोमेंट है 0.25 डिबाई होता है, जबकि यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है. तो जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इंटरैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा. मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता. यहाँ 274 है तो यहाँ कितना है, 277 केल्विन है. तो हमारे पास कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. जबकि मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है. अब आपको एक लास्ट चीज़ समझनी है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हॉफमैन एलिमिनेशन है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल देख लेना है. अब हमारे पास ये वाली एल्कीन है, ठीक है. इस एल्कीन में क्या होगा आपके पास, देखो मैं आपको बताती हूँ. आपके पास ये एल्कीन है, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपने, CH3 CH2 CH2 CH, फिर यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है N पॉजिटिव CH3 थ्राइस OH नेगेटिव, ठीक है. मैंने आपको बोला कि जब हम इसकी बात करते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है. अब दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, ये अल्फ़ा वाला कार्बन है, ठीक है. बीटा कितने हैं, एक तो ये बीटा है, दूसरा बीटा ये है,
ठीक है। अब आपने देखना है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो आप कहाँ से प्रोटॉन निकालोगे? अगर आप यहाँ से प्रोटॉन निकालते हो तो डबल बॉन्ड कहाँ आता है? यहाँ पर। ठीक है। अगर आप यहाँ से प्रोटॉन एलिमिनेट कराते हो तो डबल बॉन्ड कहाँ आता है? यहाँ पर। ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है। अगर मैं बीटा 1 से एलिमिनेट कराती हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अगर मैं बीटा 2 से एलिमिनेशन करा रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यही प्रोडक्ट बनेगा। इसको मैंने सीधा करके लिख दिया और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। जब आपके पास यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसके पास कितने अल्काइलेटेड ग्रुप है? इस डबली बॉन्डेड के साथ एक है, इस डबली बॉन्डेड के साथ एक, कितने हो गए? 2। और यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ एक ही है। तो ये कैसा है? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट होगा हॉफमैन एलिमिनेशन का, ये वाला प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये तो था हमारे पास पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ठीक है। थैंक यू।